So now we will be revising our Unit 3 of data structures, right? So Unit 3 is dedicated to your stacks and queues. Stack और queue जो है उनको हम abstract data types भी कहते हैं. So why do we call them abstract data types? So abstract data type का मतलब होता है which is defined by the set of operations you perform on it. So ये मैं आपको भी explain करती हूँ. Other than that आप इसमें पढ़ोगे कि stack क्या होता है. स्टैटिक एंड डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि एरर्स के थ्रू एंड लिंक लिस्ट के थ्रू हम उसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं. व्हाट ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन द स्टैक. स्टैक की एप्लीकेशंस में थ्योरेटिकली तो आपको जो भी एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए बट आपको उसके न्यूमेरिकल्स एंड प्रोग्राम्स भी करने हैं एंड दैट इज इवैल्यूएशन of postfix notation as well as conversion from infix to postfix notation. क्यू में हम पढ़ेंगे अगेन क्यू होता क्या है, स्टैटिक डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है. उसके अलावा यू हैव टू डू ऑल दीज टाइप ऑफ क्यूज विच आर लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, डबली एंडेड क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू. तो चार तरह की क्यूज हैं जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे. ठीक है जी. सो लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग दिस. तो सबसे पहली चीज आती है कि हमारे पास these two are your abstract data types. So what do we exactly understand by abstract data type? So ADT या फिर abstract data type का मतलब होता है वो data type जो कि अपने ऊपर होने वाले operations के through define किया जाए. So a data type defined by the operations performed on it is called abstract data type. जैसे जब आपने arrays किया तो हमने arrays को define किया कि it is a collection of homogeneous elements, है ना. तो हमने कहा कि array जो है वो contiguous store होता है, collection of homogeneous elements है, individual elements are referred by their पोजिशंस इन द एरे 0 1 2 कौन सी पोजीशन पे है ना. और फिर लिंक लिस्ट में हमने किया कि भाई ये स्टैटिकली एलोकेट नहीं होती, इसको डायनामिकली एलोकेट कर सकते हैं. जितनी मेमोरी चाहिए उतनी हम एलोकेट करेंगे, कोई पहले से एडवांस में एलोकेट करके नहीं रखना है. कोई आपके पास मेमोरी वेस्टेज नहीं है, मेमोरी फुल होने की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नॉन कंटिन्यूअस स्टोरेज है. सो हम स्टोरेज की बातें कर रहे थे, हम ऑपरेशंस की तो बातें ही नहीं कर रहे थे वहां पर. ठीक है. लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है वो डिफाइन ही कैसे होते हैं. जैसे स्टैक है, स्टैक को हम डिफाइन कैसे करते हैं. अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर इंसर्शन इज डन एट द टॉप एंड डिलीशन इज डन फ्रॉम द टॉप. सो इट इज डिफाइंड बाय द ऑपरेशंस यू आर परफॉर्मिंग ऑन इट, है ना. तो स्टैक क्या होता है? अ डेटा स्ट्रक्चर or an arrangement of data where data can be inserted on the top and is removed from the top. So top पे ही insert होता है, top से ही remove होता है. और इस चीज को हम क्या कहते हैं? What is the specific term for this? Similar way, queue is an arrangement of data where data is inserted at the end. Where data is inserted at the end and deleted from the beginning. LIFO, very good. So this is LIFO and this is FIFO. So LIFO stands for last in first out. जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है वो सबसे पहले बाहर जाएगा. Last in first out. So the one which is inserted at the end is the one which will be taken out first. That is LIFO. And FIFO होता है first in first out. जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वो सबसे पहले बाहर आएगा. ठीक है. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू. और दोनों ही हमारे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स हैं. सो पहले अगर हम स्टैक देखते हैं तो स्टैक इज लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट. सो लास्ट इन फर्स्ट आउट. रियल यूज जो इसका है वो आपका हो गया लाइक स्टैक ऑफ बुक्स, स्टैक ऑफ प्लेट्स, है ना. सो एक के ऊपर एक रखते जाते हैं और जब पिक करते हैं तो सबसे ऊपर वाला पिक करते हैं. अब ऑपरेशंस क्या पॉसिबल है स्टैक के ऊपर? सो स्टैक के ऊपर जो ऑपरेशंस पॉसिबल है वो है पुश. पुश का मतलब होता है इंसर्शन एट द टॉप. सो टॉप पे इंसर्ट करने को हम पुश कहते हैं, टॉप से डिलीट करने को हम पॉप कहते हैं. सो इंसर्शन एट द टॉप
एंड डिलीशन फ्रॉम टॉप इज पॉप। इसके अलावा आपके पास पीप हो जाता है, दैट इज चेकिंग द टॉप मोस्ट एलिमेंट। हम सिर्फ टॉप मोस्ट एलिमेंट देख रहे हैं कि है कौन सा, डिलीट नहीं कर रहे। ठीक है। देन इज एम्प्टी टू चेक वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट, ऐसी चाहो तो इज फुल भी बना लो। एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक क्या हो जाती है, स्टैक कहाँ कहाँ अप्लाई होता है प्रोग्रामिंग में, तो सबसे बड़ा यूज है इसका अंडू रीडू ऑप्शन। जब भी आप अंडू करते हो तो कैंसिल वो काम होता है जो आपने लास्ट में अंडू किया होता है। सो द टास्क विच यू कैंसिल एट द एंड इज द वन विच इज अनडन। ठीक है, ऐसे ही रीडू सबसे पहले वो होता है जो लास्ट में अंडू किया होता है। देन आपके फंक्शन कॉल्स, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है। सो सबसे बाद में जो फंक्शन कॉल हुआ होता है वो सबसे पहले खत्म होता है, फिर उसके पीछे वाला, फिर उसके पीछे वाला। सो इज द केस विद रिकर्शन। एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता जा रहा है, लेकिन जो आखिरी कॉल हुई होगी वो पहले खत्म होती है। जैसे आपको याद होगा, अगर तो हम फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्शन करते थे, तो 5 का फैक्टोरियल हो जाता था 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल हो जाता है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1। तो फिर हम वहां से पीछे आते हैं, तो सबसे लास्ट में जो कॉल हुआ होता है वो सबसे पहले खत्म होता है, फिर उससे पीछे वाला, फिर उससे पीछे वाला। अब इसके अलावा आपके पास आ जाता है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, जो कि आपको बनाना भी है प्रोग्राम और आपको इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। एंड इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स नोटेशन, ठीक है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। सो ये आपके पास ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशंस हो गए। आपकी इम्प्लीमेंटेशन एरे से भी हो सकती है, लिंक लिस्ट से भी हो सकती है। लिंक लिस्ट वाली ज्यादा आसान है, वैसे तो दोनों ही इजी हैं। चाहे आप स्टैक को एरे से बनाओ या लिंक लिस्ट से बनाओ, बोथ आर इजी। आपको सिर्फ पुश पॉप वाले फंक्शंस बनाने हैं। एरे से क्या होता है कि हम एक एरे ले लेते हैं जिसमें एक साइज आपको फिक्स करना पड़ेगा, जैसे कि आपने यहाँ पर फिक्स कर दिया हैश डिफाइंड मैक्स 10। तो आपका जो एरे का साइज है वो 10 हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद हम इसमें क्या कराएंगे, इंसर्शन। जब इंसर्शन कराओगे तो आप एक वेरिएबल रख लोगे टॉप। टॉप एक इंटीजर वेरिएबल है विच इज इनिशियली -1, जो कि ये बताएगा कि स्टैक में टॉप मोस्ट एलिमेंट कहाँ पे है। तो जब पहली बार वैल्यू इंसर्ट होगी तो टॉप -1 से 0 हो जाएगा, फिर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, मतलब हर बार टॉप 1 से इंक्रीज होगा जब हम पुश करेंगे। और अगर टॉप ऑलरेडी मैक्स पे है, दैट मीन्स वी कांट इंसर्ट फर्दर। आपके पास उस सिचुएशन को ओवरफ्लो कहा जाता है, कि जब हमारे पास स्पेस फुल हो गई, हमारे पास जगह ही नहीं बची और इंसर्ट करने के लिए, तो उसे हम ओवरफ्लो कहते हैं। सिमिलर वे जब आप डिलीट करोगे तो टॉप एक नीचे नीचे आता रहेगा। जैसे मान लो ये आपका एरे है, हम एरे हॉरिजॉन्टली बनाते हैं, वर्टिकल बना लो, एक ही बात है। ये पोजीशंस है। सो इनिशियली जब ये खाली है तो आपका टॉप -1 होगा। जैसे ही इसमें वैल्यू आएगी, ये 0 हो गया, फिर से वैल्यू आई, ये 1 हो गया, फिर से वैल्यू आई 2 हो गया, फिर से वैल्यू आई 3 हो गया। सो ऐसे ऊपर जाता रहेगा, और जब आप डिलीट करोगे तो ये टॉप वापस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें अगर आप फंक्शंस डिफाइन कर रहे हो, आपने यहाँ पे बनाया है void push, और आप अपना एरे रिसीव कर रहे हो जिसको आपने एज अ स्टैक ट्रीट करना है, और इसके साथ साथ आप वो वैल्यू रिसीव कर रहे हो जो आपको इंसर्ट करनी है, और बाय रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा टॉप, ताकि जो टॉप में चेंजेस हो वो चेंजेस वापस रिफ्लेक्ट होने चाहिए। सो बाय रेफरेंस में मुझे एज अ पॉइंटर इसको रिसीव करना पड़ेगा। हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि अगर टॉप की जो वैल्यू है वो मैक्स -1 है, तो आप प्रिंट कर सकते हो दैट दिस इज एन ओवरफ्लो सिचुएशन, कि स्टैक इज फुल, वी कांट इंसर्ट मोर। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो टॉप जहां कहीं भी है उसको बस प्लस प्लस करो, और जो आपका एरे है उसमें टॉप पोजीशन पर अपनी वैल्यू को पुट कर दो। सिंपल। अगर ये आपको एल्गोरिथम भी आता कि भाई एल्गोरिथम लिख के दिखाओ पुश का, तो आप इसको एज एन एल्गोरिथम भी लिख सकते थे। उसमें आप बस यहाँ पे ये वॉइड हटा दोगे, पुश इंट 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 हटा दोगे, सिर्फ स्टैक वैल्यू और टॉप लिखोगे। उसमें भी सेम चेक करोगे, टॉप इज इक्वल टू मैक्स -1 ओवरफ्लो, एल्स टॉप इज इक्वल टू टॉप +1, स्टैक टॉप इज इक्वल टू वैल्यू। अंडरस्टूड? समझ आएगी सबको? ठीक है। सो इस तरह से आपका पुश ऑपरेशन बन रहा है। और अगर लिंक लिस्ट से बना रहे होते तो वो और भी ज्यादा इजी है, क्योंकि लिंक लिस्ट में हम स्टार्ट को ही टॉप मान लेते हैं। तो इंसर्शन एट बिगिनिंग ऑफ अ लिंक लिस्ट इज योर पुश, डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अ लिंक लिस्ट इज योर पॉप। ठीक है। बट एरे के केस में हम ऐसे करेंगे कि अगर टॉप मैक्स -1 है तो ओवरफ्लो, अदरवाइज टॉप को इंक्रीज किया और फिर टॉप पे आपने पुट कर दिया। ठीक है। अब अगर आपको
डिलीट करना है तो क्या करोगे आप? मान लो वैल्यू जो डिलीट हो रही है वो रिटर्न करना चाहते हो, तो आपने बनाया इंट पॉप, इसमें हम स्टैक रिसीव करेंगे और टॉप चेंज होगा, इसलिए उसको बाय रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर कि अगर तो टॉप -1 है तो दैट मीन्स हम डिलीट कर ही नहीं सकते क्योंकि स्टैक खाली है। ठीक है, स्टैक खाली है तो द सिचुएशन वुड बी अंडरफ्लो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल ले लो, लेट्स से n इज इक्वल टू 0, और यहाँ n में आप स्टैक में जो भी टॉप पे पड़ा है वो ले लोगे, और टॉप जहां कहीं पे भी है उससे एक कम हो जाएगा, और फिर जो वैल्यू हमने डिलीट की है वो हम रिटर्न करा रहे हैं। सो दिस इज योर पॉप। सो पॉप एक नीचे आ जाएगा, -1 है तो अंडरफ्लो सिचुएशन हो जाएगी। दैट्स हाउ यू डिफाइन योर पॉप फंक्शन। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेते हैं कि पीप बनाओ या इज एम्प्टी इज फुल जैसे फंक्शंस बनाओ, वैसे तो वो कभी आते नहीं है, बट मान लो अगर आपको बनाने पड़े तो उसमें क्या हो जाएगा, हाँ कृष्ण ने जैसे लिखा है ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहले वो टॉप पे से वैल्यू ले लेगा, उसके बाद टॉप को माइनस माइनस कर देगा। ठीक है, अब जैसे आपने बनाया यहाँ पे इंट इज एम्प्टी, इंट इज एम्प्टी क्यों लिया? क्योंकि ट्रू या फॉल्स आपको रिटर्न करना है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर तो टॉप -1 है, सो मतलब हाँ एम्प्टी है, सो रिटर्न 1, और अगर ऐसा नहीं है सो यू रिटर्न 0। सिमिलर वे इज फुल, अगर ऐसा है तो हम चेक कर लेंगे कि इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स -1, टॉप आपको रिसीव भी करना पड़ेगा इसमें, और इसमें बाय पॉइंटर रिसीव नहीं भी करोगे तो भी चलेगा क्योंकि हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। सो रिटर्न 1 एल्स रिटर्न 0। और पीप में क्या करोगे, सिर्फ टॉप मोस्ट वैल्यू आपको रिटर्न करानी है। यहाँ पर अपना स्टैक वगैरह रिसीव किया और यहाँ से रिटर्न कर दोगे स्टैक का टॉप, दैट्स इट। सो ना चेंज करना है ना कुछ करना है, सिर्फ आपको वैल्यू रिटर्न करानी है। ठीक है, so this is your all the functions implemented in stack using array। ठीक है, so ये आपका stack using array हो गया, ये मैं आपको भेज दूंगी अभी। सिमिलर वे अगर आपको क्यू यूजिंग एरे बनाना है तो आपका क्या चेंज हो जाएगा, आप यहाँ पर ओवरफ्लो सिचुएशन होगी नहीं लिंक लिस्ट में। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जैसे आप लिंक लिस्ट के केस में बनाते हो। सो इट विल बी टाइप डेफ struct node and you have to take int data and struct node pointer next, नाम दे दिया इसका स्टैक। इसका आपको एक पॉइंटर ग्लोबल लेकर रखना पड़ेगा जिसका नाम होगा टॉप, जिसको हम मेन में नल कर देंगे। अब अगर आप इसमें पुश फंक्शन बनाओगे, सो दिस इज सेम एज एडेड बिगिनिंग, सिर्फ वैल्यू हम रिसीव करेंगे जो इंसर्ट करानी है। यहाँ पर आपको स्टैक का एक ही पॉइंटर चाहिए होगा, टेम्प। टेम्प को आप मेमोरी एलोकेट कर लोगे, सो टेम्प इज इक्वल टू स्टैक पॉइंटर malloc size of stack, एंड देन टेम्प के डेटा में वैल्यू आ जाएगी। सिंस हमें पक्का पता है कि ये आगे ही ऐड होना है, तो टेम्प के नेक्स्ट में जो भी आपका स्टार्ट है मतलब कि टॉप है वो आ जाएगा, एंड टॉप में अब जिस नोड का एड्रेस था वो नहीं रहेगा, उसमें नए वाले नोड का एड्रेस आ जाएगा। सो दिस विल बी एडेड एट द बिगिनिंग। सो दिस इज द कोड फॉर एडिंग एट द बिगिनिंग, और यू कैन से एडिंग एट द टॉप। ये जो नया नोड मैंने ऐड किया है वो जो ऑलरेडी टॉप नोड है उसको पॉइंट करेगा, एंड द टॉप विल चेंज, इट विल पॉइंट टू द न्यू नोड। तो इसमें क्या होगा कि ये आपके पास टॉप था, इनिशियली ये नल था, पहला नोड क्रिएट हुआ, एड्रेस आया कुछ भी, वो एड्रेस हमने यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई। क्यों? टेम्प के डेटा में 8 आ गया, टेम्प के नेक्स्ट में टॉप जो कि नल था इसलिए यहाँ नल आ गया, और फिर टॉप को चेंज करके 786 कर दिया गया। फिर दोबारा से फंक्शन कॉल हुआ, फिर मेमोरी एलोकेट हुई, फिर वैल्यू गई इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट में टॉप डाला, इसके नेक्स्ट में टॉप मतलब इसके नेक्स्ट में 786 आ जाएगा, इसको पॉइंट करेगा। इसको चेंज कर देंगे, ये 1804 हो जाएगा ना, ये इसको पॉइंट करेगा। सिमिलर वे फिर से अगर आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, 418, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई, इसमें आपने डाला टॉप, टॉप कितना है 1804, इट्स पॉइंटिंग टू दिस, नाउ दिस विल चेंज टू 418, इट विल पॉइंट टू दिस।
तो ऐसे टॉप पे आपकी वैल्यूज जो है वो इंसर्ट होते चली जाएंगी। सो वी कैन इंसर्ट लाइक दिस ऑन द टॉप ऑफ योर स्टैक। ठीक है, सिमिलर वे जब आप पॉप करोगे तो टॉप जहां है वहां से एक आगे चला जाएगा, राइट। सो ये कोई ब्रैकेट नहीं है हमारी, हमने एक्स्ट्रा लगा दी। फाइन, सो यहाँ पे आएगा आपके पास, अगर आप रिटर्न करना चाहते हो तो इंट पॉप, रिसीव कुछ भी नहीं करना। ओवरफ्लो नहीं है हमारे पास, लेकिन अंडरफ्लो जरूर है। तो हम यहाँ पर पॉप के टाइम पे चेक कर लेंगे कि अगर तो टॉप नल है, दैट मीन्स मेरे पास स्टैक में कुछ भी नहीं है डिलीट करने के लिए। सो इन दैट केस इट शुड बी अंडरफ्लो। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पर ले सकते हो इंट एन, स्टैक का पॉइंटर ले सकते हैं, जो मर्जी नाम दे दो, लेट्स से टेम्प। टेम्प में आपने डाला टॉप को, टॉप जहां था वहां से एक आगे चला जाए। सो आपका टॉप नोड तो डिलीट हो गया, अपने आप जो नोड था उससे एक नेक्स्ट पे चला गया। इसके नीचे अब हमें क्या करना है, फ्री टेम्प। ठीक है, फ्री टेम्प करने से पहले जो टेम्प का डेटा है वो मैं एन में ले लेती हूँ, इफ आई नीड टू रिटर्न दैट। फिर आप कर दोगे फ्री टेम्प, और फिर आप लिख सकते हो रिटर्न एन। सो दैट्स हाउ वी कैन राइट पॉप। ठीक है, डिस्प्ले दोनों के केस में क्या हो रहा है, इसमें तो वही कि पीटीआई को टॉप से शुरू करो, जब तक नल ना आए तब तक प्रिंट कराते जाओ। और एरे के केस में अगर होता तो टॉप से लेकर जीरो तक आप सारे एलिमेंट्स को शो करा देते। ठीक, ऐसे ही क्यू बनती है। ठीक है, क्यू में क्या हो जाएगा, बस क्यू में इंसर्शन होगी एंड पे, डिलीशन होगी बिगिनिंग से। तो अगर आप एरे को यूज करके क्यू बना रहे हो तो आपके पास दो वेरिएबल्स आप यूज करोगे, एक होगा फ्रंट और एक होगा रेयर। सो इफ योर क्यू इज लाइक दिस, सो हम दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे, एक जो कि फर्स्ट वाले की पोजीशन बताएगा और एक जो कि लास्ट वाले की पोजीशन बताएगा। लिंक लिस्ट के केस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिंक लिस्ट के केस में आप फ्रंट और रेयर दो पॉइंटर जरूर ले सकते हो। सो रेयर विल पॉइंट टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू एंड फ्रंट विल पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू। और नॉर्मल लिंक लिस्ट का इंसर्शन एट एंड करोगे तो वो आपका एन क्यू हो जाएगा, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग करोगे तो वो डी क्यू हो जाएगा। तो क्यू के ऊपर ऑपरेशन क्या होते हैं, एन क्यू। एन क्यू मतलब insertion at end, dq, deletion from beginning। ठीक है, अब लिंक लिस्ट से कर रहे हो तो बहुत सिंपल है, लीनियर क्यू मतलब जिसके लास्ट वाले नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल होगा, सर्कुलर क्यू मतलब जिसके लास्ट वाले नोड के नेक्स्ट पार्ट में वापस फर्स्ट वाले का एड्रेस होगा। लेकिन जब आप एरे से इंप्लीमेंट कर रहे हो तो सर्कुलर क्यू उतनी आसान नहीं होती। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, फ्रंट, पहली वैल्यू यहाँ पर आएगी तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, दोनों ही जीरो हो जाएंगे। फिर आपने वैल्यू इंसर्ट की तो आपका फ्रंट वही रहेगा, सिर्फ रेयर चेंज होगा। फिर आपने वैल्यू इंसर्ट की, रेयर चेंज होगा। फिर से आपने वैल्यू इंसर्ट की, रेयर चेंज होगा। सो व्हेनेवर यू आर इंसर्टिंग द वैल्यू आपका सिर्फ रेयर चेंज होता है। सो जब हम इंसर्ट करते हैं रेयर इंक्रीजेस बाय वन, जब आप डिलीट करते हो तो आपका फ्रंट इंक्रीज होता है। ठीक है, सो व्हेन यू इंसर्ट रेयर इंक्रीजेस, व्हेन यू डिलीट फ्रंट इंक्रीजेस। सो अगर हम इसको सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लेते हैं और आपका रेयर 9 पे आ जाता है तो हम कहते हैं कि क्यू फुल हो गई, तो वो लीनियर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एरे है, जो कि बहुत ज्यादा मेमोरी वेस्ट करती है, क्योंकि मान लो मेरे पीछे की 3 लोकेशंस ही भरी हुई है तो भी वो कहेगा कि क्यू फुल है, जबकि आगे का सारा खाली है। तो हम इस एरे को सर्कुलर वे में ट्रीट करते हैं कि अगर ये रेयर 9 पे पहुंच जाए तो इसको घूम के वापस जीरो पे ले आओ, अगर आगे जगह है तो इसमें क्यू के फुल होने की दो सिचुएशंस हो जाती है, कि या तो क्यू जो है वो जीरो पे हो, मतलब फ्रंट जो है वो जीरो पे हो, और रेयर जो है वो मैक्स माइनस वन पे हो। अगर ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल है तो हम कहेंगे क्यू इज फुल। दूसरी सिचुएशन हो जाती है कि फ्रंट रेयर के एक आगे हो, मतलब यहाँ से घूमकर इस तरफ आ गया फ्रंट और उसके आगे ही रेयर है, तो फ्रंट के एक आगे ही अगर रेयर हो तो भी हम कहेंगे क्यू इज फुल। अदरवाइज आपकी क्यू में जगह होती है और रेयर प्लस प्लस होगा, जब डिलीट करेंगे तो फ्रंट प्लस प्लस होगा। बस एक कंडीशन इसमें ये लग जाएगी कि अगर हम लास्ट पोजीशन पर हैं तो प्लस प्लस होने से 9 की जगह 10 नहीं होता, 9 के बाद वापस जीरो हो जाना चाहिए। ये मैं आपको बना के दिखाऊंगी अभी जब हम पी वाई क्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग, ये हो गया लीनियर एंड सर्कुलर क्यू। इसके बाद आपके पास है डी क्यू, डबल एंडेड क्यू।
डबल एंडेड क्यू में क्या होता है, कुछ नहीं है, सारे के सारे ऑपरेशन ही डाल दिए बेसिकली इन्होंने। सो डबल एंडेड क्यू में अभी हम क्यू क्या कह रहे हैं कि इंसर्शन एंड पे होता है, डिलीशन बिगिनिंग से होती है। डबल एंडेड क्यू में इंसर्शन दोनों तरफ हो सकती है। सो इंसर्शन एट एंड भी हो सकती है, इंसर्शन एट बिगिनिंग भी हो सकती है। सिमिलर वे, सिमिलर वे डिलीशन भी एंड से भी हो सकती है, बिगिनिंग से भी हो सकती है। सो डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम एंड as well as deletion can be done from beginning। ठीक है, अब इसमें दो टर्म्स निकाल देते हैं, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू एंड आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू। इसका क्या मतलब है, देखो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है इंसर्शन सिर्फ एंड से ही होगी, तो इंसर्शन जो बाय डिफॉल्ट है वही होगी। डिलीशन फ्रॉम ईदर साइड, डिलीशन कहीं से भी कर लो, कहीं से भी मतलब नॉट फ्रॉम इन बिटवीन बट एनी ऑफ द टू साइड्स। सेम वे आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू का मतलब क्या है कि डिलीशन बिगिनिंग से ही होगी, इंसर्शन दोनों में से कहीं भी एंड पे आप कर सकते हो, इंसर्शन एट ईदर साइड, डिलीशन इज डन फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। इसे कहते हैं आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड। सो इनपुट मतलब जब आ रहा है, इंसर्ट हो रहा है, आउटपुट मतलब जब डिलीट हो रहा है, जब उसमें से जा रहा है। ठीक है, सो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू हो गई, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू हो गई, और नॉर्मल डबल एंडेड क्यू हो गई। चौथे टाइप की क्यू आपकी लिखी हुई है प्रायोरिटी क्यू। उसमें क्या है कि डेटा के साथ प्रायोरिटी अटैच हो सकती है। अब उसमें एक तरह से इसको सिंपल वर्ड्स में समझना है तो आप ये कह सकते हो कि आपको लिस्ट या एरे क्रिएट करना है सॉर्टेड ऑर्डर में। सो वैल्यू की इंसर्शन एंड पे नहीं होगी, वैल्यू विल बी इंसर्टेड एज पर द प्रायोरिटी। तो जो भी प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंगली जगह डिसाइड की जाएगी और वहां पर आपकी वैल्यू इंसर्ट होगी। डिलीशन बिगिनिंग से ही होगा। ठीक है, सो इस तरह से इंसर्ट की जाती है कि लिस्ट हमेशा सॉर्टेड ही रहे एज पर प्रायोरिटी। जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले होगा, उसके बाद उसके पीछे वाला, उसके बाद उसके पीछे वाला। और वो इंसर्ट ही इस तरह से होता है कि प्रायोरिटी मेंटेन रहे। ये आपको पी वाई क्यू में आया भी हुआ है, प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट करो। सो लेट्स इंप्लीमेंट अ प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू आपको इंप्लीमेंट करनी है, दोनों तरीके से करके दिखा देती हूँ, एरे रिप्रेजेंटेशन में भी और लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में भी। ठीक है, सो प्रायोरिटी क्यू का मतलब समझ आ गया पहले कि बेसिकली क्रिएटिंग अ लिस्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, सो हमने यहाँ पे बना रखी है टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट, इसका नाम है क्यू। ठीक है, अब क्यू के आपने ले रखे हैं दो पॉइंटर्स, फ्रंट और रेयर। वैसे तो यहाँ पे रेयर का कोई काम है नहीं, आप सिर्फ फ्रंट ले लो तो भी चल जाएगा। प्रायोरिटी क्यू मेंशन तो है बेटा, ये रहा डबल एंडेड क्यू, प्रायोरिटी क्यू, इट्स मेंशन वेरी मच। आपने कौन सा सिलेबस देखा है? ठीक है, सो इसमें जब आप इंसर्शन करोगे सिर्फ वो चेंज होगा, डिलीशन विल रिमेन सेम। सो जब आप इंसर्ट बना रहे हो या एनक्यू बना रहे हो, दैट इज द फंक्शन व्हिच इज गोइंग टू चेंज। यहाँ पर हमने वैल्यू रिसीव कर ली जो हमें इंसर्ट करनी है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर अपना क्यू का पॉइंटर ले लिया टेम्प, टेम्प को मेमोरी एलोकेट कर ली, टेम्प के डेटा में वैल्यू डाल दी। नेक्स्ट में हमें पता नहीं अभी हमने क्या पुट करना है, तो वो हम अभी नहीं पुट कर रहे। हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, क्या चेक कर लेते हैं, इफ जो वैल्यू इंसर्ट होनी है इट इज लेस देन फ्रंट डेटा। अगर वैल्यू फ्रंट के डेटा से छोटी है मतलब वो फ्रंट से पहले इंसर्ट होनी चाहिए, एट बिगिनिंग हो जाएगा वो। सो इन दैट केस आप टेम्प के नेक्स्ट में फ्रंट डाल दोगे और फ्रंट को चेंज करके टेम्प कर दो, है ना, यही होगा ना। अगर मेरे फर्स्ट नोड से छोटी है उसकी वैल्यू, उसकी प्रायोरिटी उससे
मतलब नंबर वाइज कम है लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा हुई, तो उसको हम पहले ऐड करते हैं। दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है कि जो वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हो वो रेयर के डेटा से बड़ी है। अगर वो रेयर के डेटा से बड़ी है तो वो रेयर के पीछे ऐड होनी चाहिए। सो इन दैट केस जो मेरा रेयर है उसके नेक्स्ट में टेम्प आ जाना चाहिए, और सिंस अब जो टेम्प है वो आखिर में ऐड हुआ है तो उसके नेक्स्ट में नल आ जाना चाहिए। ठीक है। बट अगर अब ऐसा केस नहीं है तो हम यहाँ पर लेंगे जनरल केस, जिसमें आप क्यू का एक पॉइंटर ले लोगे पीटीआर। पीटीआर शुड होल्ड द एड्रेस ऑफ फ्रंट नेक्स्ट। तो अब हमें एक ऐसा नोड ढूंढना है जिससे मेरी ये वैल्यू कम हो, जिससे कम होगी वहां पर हमें इंसर्ट करा। जिससे कम होगी नहीं, पीटीआर को मैं फ्रंट लूंगी। हम एक नोड पहले रोकते हैं पीटीआर को जहां पे हमें इंसर्ट कराना होता है। ठीक है, तो मुझे इतना पता है कि फर्स्ट नोड से तो छोटी है नहीं, पीटीआर के अगले वाले नोड से अगर छोटी है तो दिस इज द प्लेस जहां पर मुझे इंसर्ट कराना है। तो मैंने यहाँ पर लूप ले लिया, while ptr next is not equal to null। जब तक ptr का नेक्स्ट नल ना आ जाए तब तक क्या करो, चेक करो कि क्या वैल्यू लेस देन ptr नेक्स्ट डेटा है। अगर तो वो ptr जो जहां पर मैं हूँ मेरे से अगले नोड के डेटा से छोटी है, मतलब सही है, जहां पे आप हो उससे छोटी तो थी नहीं, मतलब उससे तो बड़ी है, लेकिन उससे अगले नोड से छोटी है। सो दिस इज द राइट प्लेस जहां पर वो इंसर्ट होना चाहिए। सो दिस इज द राइट प्लेस वेयर यू शुड इंसर्ट इट। तो टेम्प के नेक्स्ट में आ जाना चाहिए पीटीआर का नेक्स्ट, और जो पीटीआर है उसका नेक्स्ट बदलकर हो जाना चाहिए टेम्प। इंसर्टेड एंड वी शुड break, otherwise ptr should go ptr नेक्स्ट। तो देखो, अब आखिरी वाले से बड़ी नहीं थी, पहले वाले से छोटी नहीं थी, तो डेफिनेटली यहाँ कहीं ना कहीं तो वो मैच हो ही जाएगी। सो दिस कोड विल एड अ वैल्यू टू योर प्रायोरिटी क्यू। तो इससे आपकी वैल्यू ऐसी जगह पे इंसर्ट होगी ताकि वो सॉर्टेड ही रहे। इसको आप डायग्राम बना के देखो, आपको समझ आएगा अच्छे से कि कैसे इसमें चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है। सो ये उस तरीके से ऐड करेगा कि भाई अब जहां पर ऐड हुआ है उससे आपकी जो क्यू है वो हमेशा सॉर्टेड ही रहेगी। डिलीशन सेम रहेगा, जैसे नॉर्मल क्यू में आपका होता है वैसे ही यहाँ पर होगा। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ओनली इंसर्शन चेंजेस। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है सबको अच्छे से? डायरेक्ट आता है कृष्णा, इम्प्लीमेंट द प्रायोरिटी क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। अभी दिखाती हूँ, डायरेक्ट आया हुआ है आपको ये। ठीक है, डायरेक्ट आ रखा है। आई शो यू। सो जैसे हमारे पास ये था ना, डिफाइन स्टैक एंड क्यू हो गया आपका यहाँ पर। स्पार्स मैट्रिक्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बबल्स और सिंपल डायनामिक, सी बाइनरी सर्च प्रोग्राम है ये तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक। तो स्टैक यूज करके आपको क्या करना है, एक स्ट्रिंग को रिवर्स करके दिखाना है। फिर है राइट द स्टेप्स टू कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन टू अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन एंड कन्वर्ट एन इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स। देन लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू और प्रायोरिटी क्यू पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो इसमें कोड नहीं लिखना, इसमें आपको सिर्फ शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये आप एग्जांपल्स देके डेफिनेटली तीनों के बारे में लिख सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो। What is abstract data type and its features? Also write the advantage and disadvantage। तो मैंने अभी बताया कि जिसका ऑपरेशंस के थ्रू हम उसे डिफाइन करते हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। उसमें स्टैक और क्यू को एक्सप्लेन कर दोगे, और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के क्या फायदे होते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं। सो टू यूज देम इन द पर्टिकुलर एप्लीकेशंस वी हैव एडवांटेजेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। डिसएडवांटेजेस भी आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, सो चलो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। पहला है राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक। सो आपको प्रोग्राम बनाना है टू
रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक। सो अगर मुझे रिवर्स करना है स्टैक को यूज करके तो बहुत सिंपल सा काम है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्टैक का कोड हमने लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, तो स्टैक इज देयर। और अब अगर आपको सिर्फ बाकी का प्रोग्राम बनाना है वॉइड में, मतलब आप पेपर में तो लिखोगे स्टैक का कोड ऊपर, मैंने अभी लिखा था तो वी आर अज्यूमिंग कि वी हैव दैट अबाउट। वो लिंक लिस्ट वाला मान लो या दूसरा वाला मान लो, जो भी आपको लेना है, तो मान लो लिंक लिस्ट वाला है। लिंक लिस्ट वाला है तो मैंने यहाँ का एक स्टैक का पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, डिक्लेयर तो ऊपर होता है क्योंकि वो ग्लोबल होता है, हमने सिर्फ उसको इनिशियलाइज करना है यहाँ पे। सो हमें क्या चाहिए? स्ट्रिंग जिसका रिवर्स आपको निकालना है। तो आपने ले लिया कैर S1। आप पॉइंटर्स भी ले सकते हो या आप इसको फिक्स साइज देके भी डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे। सो आपने डिक्लेयर कर दिया S150, S250, ठीक है। टॉप में मैंने इनिशियली नल पुट कर दिया। मैंने यूजर को पूछा एंटर अ स्ट्रिंग, और एंटर स्ट्रिंग, और वो स्ट्रिंग आपके पास इनपुट होकर आ गई S1 में। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज है, आपको क्या करना है, स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को स्टैक में एक एक करके पुश कराना, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, एक लूप लगा लिया, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, S1 I नॉट इक्वल टू नल। तब तक हम क्या करेंगे, पुश फंक्शन को कॉल करेंगे। सिंस आप लिंक लिस्ट वाला बनाया है आपने, तो सिर्फ वैल्यू ही पास करनी है, तो आप S1 I को पास कर देंगे, तो ये कॉल होता जाएगा। अब मान लो कि मैंने S1 में इनपुट किया होता ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो सबसे पहले 0 पे O है, वो डल नहीं है, स्टैक में O चला जाता, फिर B चला जाएगा, फिर J, फिर E, फिर C, फिर T। सो दिस इज हाउ यू गॉट द स्टैक, ठीक है। आपको S2 नहीं लेना तो आप S2 लिए बिना भी रिवर्स प्रिंट करा सकते हो। सो इफ यू वांट टू प्रिंट रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग, इसकी जरूरत नहीं है। आई कैन प्रिंट है रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग इज। अब रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या लिया, while टॉप इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक टॉप नल ना हो जाए तब तक मैंने प्रिंट करवाया %C क्या, पॉप। सो आई जस्ट कॉल पॉप। टॉप तो ग्लोबल है, पास तो करना नहीं आपको, तो जो भी डिलीट होगा वो रिटर्न होगा, और वो रिटर्न होकर आपका प्रिंट हो जाएगा। सो और यहाँ पर एरे वाला तो है नहीं, तो अपने आप टॉप जो है वो चेंज होता रहेगा, और तब तक होता रहेगा जब तक टॉप नल ना हो जाए। तो जो जो कैरेक्टर पॉप होंगे वो प्रिंट होते जाएंगे। तो सबसे पहले पॉप होगा टी, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट था, फिर आएगा सी, फिर ई, फिर जे, फिर बी, फिर ओ। सो स्क्रीन पे जो है आपका ये प्रिंट हो जाएगा, return and then close. So this will be your code to reverse a string using stack. तो सिंपल सी चीज है कि हमने पहले स्टैक में सबको पुश कर दिया और फिर एक एक करके पॉप करके कैरेक्टर्स को पुट कर दिया। आप चाहे तो उसको दूसरी स्ट्रिंग में भी डलवा सकते थे, उससे आपके पास स्ट्रिंग का रिवर्स आ जाएगा, क्योंकि स्टैक में जो वैल्यू सबसे लास्ट में इंसर्ट होती है वो सबसे पहले बाहर आती है। सो द वैल्यू विच इज इंसर्टेड एट द एंड इज द वन विच इज टेकन आउट फर्स्ट। क्लियर? अगला है A+B × C+D। आपको ये करके दिखाना है पोस्टफिक्स में, ठीक है। हाँ, S2 में डाल सकते हैं विशिष्ट, उसमें आई की पोजीशंस भी आपको देखनी पड़ेगी। तो उसको आप 0 से शुरू करोगे आई को, एंड देन टेक इट आउट, हाँ, तो वो रिवर्स हो जाएगा। बिल्कुल सही, वैसे कर सकते हो, ठीक है। सो वी हैव A+B मल्टीप्लाइड बाय C+D। सो यही है अब, ठीक है। इसको आपको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो हम जब इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट करते हैं तो वी मेक 3 कॉलम्स। एक है आपका इनफिक्स, फिर आप बनाते हो स्टैक, और फिर है पोस्टफिक्स। सो आई हैव इनफिक्स, स्टैक एंड पोस्टफिक्स। तो आई हैव A+B मल्टीप्लाई C+D। सो क्या रूल होते हैं कि जो आपका ये है वेरिएबल, ये डायरेक्टली यहाँ शिफ्ट हो जाता है, प्लस जाएगा स्टैक में, फिर आया B ऑपरेंड, शिफ्ट है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा है, तो हायर प्रेसिडेंस वाला ऊपर आ सकता है। सो प्लस के ऊपर मल्टीप्लाई स्टैक में हो सकता है। देन कम्स सी, सी डायरेक्टली गोज देयर। अब जब प्लस आएगा, तो प्लस जब आएगा तो क्या होगा, प्लस के नॉट कम ऑन मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई हैज टू बी पॉप।
प्लस कैन नॉट कम ऑन प्लस ऑल्सो, सेम लेवल भी साथ में नहीं हो सकता, तो ये प्लस बाहर आ जाएगा, दिस प्लस विल बी इंसर्टेड। डी आया तो डी यहां चला जाएगा, और फिर ये आखिरी जो प्लस है ये इसके पीछे आ जाएगा। ठीक है, सो बेसिक स्टेप्स क्या है आपके, स्कैन ऑल इनफिक्स कैरेक्टर्स, ठीक है, इफ ऑपरेंड पुट इट इन पोस्टफिक्स डायरेक्टली, ठीक है, if opening bracket, again put it in postfix. If it is a closing bracket, then pop all the operators till opening is found and put them in postfix. फिर आपको चेक करना है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो ऑपरेटर्स हैं, अगर उनकी प्रेसिडेंस मैच होती है तो आपको उनको पॉप करना है या नहीं करना है। ये मैंने आपको पूरा एल्गोरिथम लिखवाया हुआ है, ठीक है, हमने इसका प्रोग्राम भी किया हुआ है, तो वो आप एल्गोरिथम लिखने की प्रैक्टिस करो, प्रोग्राम लिखने की प्रैक्टिस करो, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट ऑन पेपर। ठीक है, अब ऐसा ही यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये थोड़ा बड़ा है, ए क्रॉस बी प्लस ए, इसमें सिर्फ कन्वर्ट करने को बोला है, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको स्टेप्स भी लिखने थे, तो स्टेप्स भी लिखने थे और कन्वर्ट भी करना था, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ कन्वर्ट करने को बोला है, कन्वर्ट करने को बोला है तो हम लिख लेते हैं पहले पूरी एक्सप्रेशन। तो ये क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस, फिर ब्रैकेट है, बी क्रॉस डी प्लस सी क्रॉस ई, यही है, ठीक है। सो दिस इज द वन, ठीक है, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, हमारे पास इनफिक्स है, हमारे पास स्टैक है और पोस्टफिक्स है, तो ए आया सीधा पोस्टफिक्स में चला जाएगा, क्रॉस आया दैट इज मल्टीप्लाई स्टैक में चला जाएगा, बी आया पोस्टफिक्स में चला जाएगा, प्लस आया, क्या मल्टीप्लाई के ऊपर प्लस आ सकता है, क्या मल्टीप्लाई के ऊपर प्लस आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है, प्लस कैन नॉट कम ऑन मल्टीप्लाई, तो आपके पास जो मल्टीप्लाई है वो पॉप करा दिया जाएगा, किस वाले में दृष्टि, इस वाले में, प्रीफिक्स भी बता देती हूँ। सो ये ए बी क्रॉस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है, फिर आपके पास फिर से ए आ गया, अब फिर से ए आ गया तो ए यहां आ जाएगा, फिर आ गई ब्रैकेट, ब्रैकेट गोज टू स्टैक डायरेक्टली, ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट हमेशा स्टैक में जाती है, फिर बी आ गया, फिर आपके पास मल्टीप्लाई आया, अब ब्रैकेट के ऊपर वैसे कोई भी ऑपरेटर आता तो सीधा स्टैक में ही जाता, यहाँ तो खैर मल्टीप्लाई है वो वैसे भी जाता, बट ब्रैकेट जब भी आ जाती है तो एक नया लेवल ऑफ प्रेसिडेंस स्टार्ट हो जाता है, सो जो भी ऑपरेटर होगा वो जाएगा ही जाएगा स्टैक में, सो इट विल बी ए बी क्रॉस ए बी डी। अब जब प्लस आएगा, सो मल्टीप्लाई के ऊपर प्लस नहीं आ सकता, मल्टीप्लाई के ऊपर प्लस नहीं आ सकता, सो दिस मल्टीप्लाई हैज टू बी पॉप्ड, तो ये मल्टीप्लाई आपका पॉप हो गया और इसकी जगह पर प्लस आ जाएगा, इससे पीछे वाले प्लस को हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बीच में ब्रैकेट है, सो बीच में ब्रैकेट है मतलब अलग लेवल चलता है, तो मल्टीप्लाई निकाला सिर्फ और उसके बदले में प्लस वहां पे चला गया, फिर आया आपका सी, सी आया तो वो यहाँ आ जाएगा, फिर क्रॉस आया, क्रॉस प्लस के ऊपर तो आ ही सकता है, यहाँ पर सेम रहेगा, फिर ई आया, ई आया तो ये हो जाएगा ए बी क्रॉस ए बी डी क्रॉस सी ई, नाउ ब्रैकेट क्लोज हो रही है तो ओपनिंग ब्रैकेट तक के सिर्फ पॉप होंगे और जो पहले वाला प्लस था वो भी वहीं रहेगा, सो सी ई क्रॉस पॉप होगा प्लस पॉप, और फिर आखिरी में ये वाला प्लस पॉप होगा, तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो होगा ए बी क्रॉस ए बी डी क्रॉस सी ई क्रॉस प्लस प्लस, और कैसे इवेल्युएट होगा, पहले ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर बी और डी मल्टीप्लाई होंगे, सी और ई मल्टीप्लाई होंगे, ये आपस में ऐड होंगे और फिर ये रिजल्ट आपका उसके साथ ऐड होगा पहले वाले पार्ट के साथ, ठीक है।
पहले से प्लस होता और प्लस फिर से आता, तो जो स्टैक में पहले से प्लस है वो बाहर आ जाता है पोस्ट फिक्स में, नया वाला प्लस स्टैक में चला जाता है। दो प्लस कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। यू कैन नॉट हैव टू प्लस साइंस टुगेदर। दोनों प्लस साइन एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है। अगर आपको प्रीफिक्स में करने के लिए आ जाता है कोई सा भी क्वेश्चन, ठीक है, इफ दे आस्क यू कि आप इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट इनफिक्स टू पॉलिश नोटेशन में, तो बोला है बेटा प्रीफिक्स में कौन सा है? कहाँ प्रीफिक्स पूछा है? इसमें भी पोस्ट फिक्स पूछा है और इसमें भी पॉलिश नोटेशन पूछा है। अच्छा, आप पॉलिश नोटेशन को प्रीफिक्स ले रहे हो, क्योंकि रिवर्स पॉलिश नोटेशन पोस्ट फिक्स होता है। Why and when should I use stack और queue data structure instead of array और list? So जब हमें पता हो कि operations क्या perform होने वाले हैं, तो we have restricted operations to be performed। फिर आप इसमें example दे सकते हो, जैसे undo हो गया या process scheduling queue के लिए हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर वो होगा। लेकिन अगर प्रीफिक्स आपको करना हो तो आपको जो भी एक्सप्रेशन दी होती है आप पहले उसका रिवर्स निकाल लो। तो जो भी एक्सप्रेशन है, जैसे हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन थी, तो मैं पहले क्या करती, इसका उल्टा लिख लेती। सो ब्रैकेट E क्रॉस C प्लस D क्रॉस B ब्रैकेट क्लोज क्रॉस A प्लस B क्रॉस A। इसका आप निकाल लेते पोस्ट फिक्स। जो भी इसका पोस्ट फिक्स आएगा उसका फिर से रिवर्स कर दो, तो आपके पास प्रीफिक्स आ जाता है। So first reverse your expression, find its postfix, and then reverse that postfix expression. That gives you the prefix. ठीक है, क्लियर है ना? हाँ। अब देखो ये पूछा ना इसमें, एक्सप्लेन एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यूज एंड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू। सो लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको अभी करके दिखा दी। एरे वाली आप एक बार खुद से ट्राई करोगे कि आपको एरे में वैल्यू ऐसे इंसर्ट करनी है कि वो सॉर्टेड ही रहे। ठीक है, सो इट हैज टू बी sorted, so inserted like this that it should remain sorted। ये भी वही प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे एट इट्स डिजर्विंग पोजीशन एंड एक्सप्लेन। काइंड ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, ये ट्री का क्वेश्चन है। ये बी वाला पार्ट है स्टैक का। क्रिएट अ स्टैक ऑफ इंटीजर यूजिंग अ प्रोग्राम, मेक प्रोविजन फॉर चेकिंग ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशन। तो अभी हमने स्टैक का कोड लिखा था, वो सेम आप यहाँ पर लिख सकते हो, पूरा जो स्टैक का कोड था। राइट एन एल्गोरिथम विच कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। सो सिंपली जो आपका एल्गोरिथम है वो आपको लिखना है। ठीक है, कुछ सोचना है नहीं, आपने किया हुआ है प्रोग्राम, उसको सूडो कोड की फॉर्म में भी लिख सकते हो, एल्गोरिथम की फॉर्म में भी लिख सकते हो। Convert following infix expression into equivalent postfix expression. So a plus b into c minus d upon e। इनफिक्स को postfix किया, उसका आंसर का रिवर्स कर दे तो वो प्रीफिक्स। नहीं है यशस्वी, उसमें पहले एक्सप्रेशन का भी रिवर्स करना पड़ेगा। डायरेक्टली जो पोस्टफिक्स है उसको अगर आप रिवर्स करोगे तो उसको हम प्रीफिक्स नहीं कह सकते। आपको अपनी एक्सप्रेशन का भी रिवर्स करना पड़ता है। सो इट इज a plus b multiplied by c। ये तो इजी है, इसमें ब्रैकेट वगैरह भी नहीं है। ठीक है, सो इसमें आपके पास a आएगा प्लस b मल्टीप्लाई c माइनस d डिवाइडेड बाय e। सो a गोज टू पोस्टफिक्स प्लस गोज टू स्टैक। b आपका सीधा इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस के ऊपर आ सकता है। c आएगा तो वो इधर हो जाएगा, माइनस नहीं आ सकता तो जो ऑलरेडी है वो बाहर आ जाएगा, प्लस के ऊपर भी माइनस नहीं आ सकता, सो माइनस कम्स हियर। देन आपका हो जाएगा d डिवाइड, माइनस के ऊपर आ सकता है, इसी के पीछे e आ जाएगा, और फिर जब पॉप करेंगे तो इट विल बी डिवाइड माइनस। दिस वाज इजी। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री है ये, मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये ट्री के क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप कन्वर्ट करके देखना, ये आप सॉल्व करोगे खुद से। कन्वर्ट
द एक्सप्रेशन गिवन बिलो into its equivalent prefix and postfix notation. ये वाला आपका होमवर्क है. इसके ऊपर क्वेश्चन है which data structure is used to perform recursion. आंसर is stack. तो आप कोई सा भी एक प्रोग्राम रिकर्शन वाला, चाहे फिबोनाची सीरीज हो जाए या फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर हो जाए, उसको लेके एक्सप्लेन करोगे कि कैसे इसमें जो सबसे लास्ट कॉल है वो सबसे पहले खत्म हो रही है. What are the advantages of circular queue over queue? Write a menu-driven program to implement simple arithmetic operations in circular queue. Arithmetic operations in circular queue? Simple operations होंगे circular queue पे. Why an operation to check stack overflow is not implemented on linked stack? So ये आपको explain करना है कि linked list वाले stack में हम overflow क्यों नहीं check करते. Stack क्या होता है? Is stack a linear or a non-linear data structure? What are DQs? Explain with the help of example. So ये वाला part obviously ज़्यादा clear है. ये question ही clear नहीं है. ठीक है. So आपको evaluation of postfix notation तो किसी में भी नहीं आया हुआ. सब में कन्वर्जन ही है. ये भी कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है. तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप सॉल्व करोगे. बाकी संडे को जब हम सिर्फ पीवाई क्यूज डिस्कस करेंगे तो वी विल बी सॉल्विंग इट. सो आई वाज लुकिंग फॉर दिस क्वेश्चन. ये आ गया आपका इवैल्यूएट करने वाला. ठीक है. सो इसमें आपको इवैल्यूएट करना है. ये भी आपके थियोरिटिकली है. इसमें खुद से एग्जांपल देना है. एक्सप्लेन व्हाई सर्कुलर क्यू इज बेटर देन लीनियर क्यू. डिस्कस डी क्यूज एंड प्रायोरिटी क्यूज. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक्स एंड क्यूज. ठीक है. Insert a node at the end of a single linked list. Write a function to delete a node from the beginning of a doubly linked list. Too much straightforward questions. चलो ये इवैल्यूएशन वाला एक करा देती हूँ अभी. ठीक है. सो आपके पास है 320 10 स्टार. So it's 320 10 स्टार 10 60 100 मल्टीप्लाई डिवाइड. ये क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स. इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स में आप दिखाओगे कि जब 320 आया सो वी पुश इट इन द स्टैक. तो हमारे पास स्टैक ये हो गया. फिर जब 10 आया सो यू पुश दैट इन द स्टैक. ठीक है. सो यहाँ पर हमने पुश किया, यहाँ पर भी पुश किया. फिर आया आपके पास मल्टीप्लाई. जब मल्टीप्लाई आया, ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर जब आता है तो टॉप की दो वैल्यूज को पॉप किया जाता है. सो पॉप द टॉप टू वैल्यूज विच इज 10 एंड 320, जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? 3200. 320 मल्टीप्लाइड बाय 10. सो पॉप द टॉप टू वैल्यूज. सो पॉप top two values, multiply and push the result. So multiply and push. So we get 3200. फिर आपके पास आया 10. तो आप 10 दिखा दोगे. आप दोबारा से बनाओगे, मैं भी ऐसे लिख रही हूँ. फिर आ गया 60. फिर आ गया 100. अब आया मल्टीप्लाई. सो टॉप टू वैल्यूज को हम पॉप करेंगे. सो टॉप टू वैल्यूज को हम पॉप करेंगे. दैट इज 60 and 100. So it should be 6000. Have I missed any symbol? क्वेश्चन ही गलत है ये. सो दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट. पर पेपर में आया तो आपको करना तो पड़ेगा इतना जितना दिया है. फिर आपके पास है डिविजन. ठीक है. डिविजन में आपको क्या करना होता है? 10/6000 करना पड़ेगा. 6000/10 नहीं होगा क्योंकि हमेशा ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है. सो व्हेन डिवाइड कम्स सो यू हैव टू परफॉर्म 10/6000. सो यहाँ आपका 3200 रह जाएगा और यहाँ पर 10/6000 जो है वो वैल्यू आएगी. ठीक है. पॉइंट समथिंग समथिंग जो भी बनेगा. बट द थिंग इज कि ये एक्सप्रेशन कंप्लीट ही नहीं है. हमारे ऑपरेटर ही पूरे नहीं हुए. हमारे पास और ऑपरेटर होना चाहिए था जो इस पे परफॉर्म होता और फिर आपका फाइनल रिजल्ट आता. सो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. तो कभी ऐसा होगा तो आपको ग्रेस मार्क जरूर मिलेंगे. सो दिस क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट. बट अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता, मान लो यहाँ पर पहले प्लस होता. ठीक है. और फिर कुछ और होता, लाइक मल्टीप्लाई होता या डिवाइड होता, कुछ भी. ठीक है. तो पहले आपके पास प्लस है तो ये बन जाता 6010. है ना. फिर इसके बाद डिवाइड या मल्टीप्लाई होता तो इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता. अगर डिवाइड होता तो आपका हो जाता 3200 डिवाइडेड बाय 6010. तो जो भी वैल्यू आती 0.5 के आसपास वो यहाँ आ जाती.
So we are missing one operator over here. So आपके पास स्टैक में आखिरी में एक ही वैल्यू बचनी चाहिए जो आपका रिजल्ट होता है. So that is how the question is given. That is evaluation of postfix notation. ठीक है. इसमें ये तो ऊपर वाले पेपर के सेम ही है. ऊपर एक पेपर था, इट इज सिमिलर टू दैट. ये सही है. देखो ये है इसका सही वर्जन, ये वाला. तो इसमें पहले क्या गया, 320 10 मल्टीप्लाई हुआ तो 3200 हो गया. फिर है 10 60 100, फिर है प्लस. प्लस है तो ये बनेगा 160. सो ये बनेगा 3200 10 160. फिर है मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 1600. सो 3200 और फिर 1600 और फिर आया डिवाइड. तो इसका आंसर आएगा 3200 divided by 1600. So answer will be 2. So this is the right question. ठीक है, ये सही क्वेश्चन है इसका. फाइन. सो दैट इज इट फॉर टुडे. कल हम सुबह रिवाइज करेंगे ट्रीज एंड ग्राफ्स, और मे बी हम सुबह सिर्फ ट्रीज करेंगे एंड इवनिंग में हम ग्राफ्स करेंगे. ठीक है, क्योंकि ट्रीज एंड ग्राफ्स काफी लंबा टॉपिक है तो दोनों एक साथ वैसे भी नहीं हो पाएंगे. सो लेट्स डू इट वन बाय वन. सो एक क्लास में हम सिर्फ ट्रीज करेंगे, अगली क्लास में हम सिर्फ ग्राफ्स करेंगे. यू सेंट one written algorithm, please check. Okay, I'll check that. Fine. So this is it for the revision thing. Fine. And yeah, that's it. Next one shot tomorrow in two parts we will be doing it. Pellet trees, figure graphs.